हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन माय क्लासरूम। आज हम लोग जूरिस्प्रूडेंस में एक और स्कूल देखेंगे, दैट इज़ हिस्टोरिकल स्कूल। ऐतिहासिक शाखा जिसे आप कहते हैं, एक विचारधारा जिसको नाम दिया गया, विधि के बारे में जो परिभाषाएं दी गई, विधि के बारे में जो इन्वेस्टिगेशन किया गया और एक नाम दे दिया गया उस विचारधारा को, दैट इज़ ऐतिहासिक शाखा आज हम देखने जा रहे हैं। हिस्टोरिकल स्कूल, जैसे हमने पहले देखा था एनालिटिकल स्कूल या विश्लेषणात्मक शाखा देखी थी, तो उसके अकॉर्डिंग टू एनालिटिकल स्कूल हर विधि रिटन होती है, कॉडिफाइड होती है, संहिताबद्ध होती है। उसी संहिताकरण के विरोध में, उसी लिखित या संहिताबद्ध होती है विधि, इस विचारधारा के विरोध में जो एक नई विचारधारा पिक्चर में आई, उसे हिस्टोरिकल शाखा नाम दिया गया। तो इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस इन रिएक्शन ऑफ कोडिफिकेशन। आप ऐसा कह सकते हैं कि कोडिफिकेशन के रिएक्शन में जो एक नई विचारधारा विधि के बारे में सामने आई, उसे ऐतिहासिक शाखा का नाम दिया गया। इसमें ये कहा गया कि जिस तरीके से कहा गया था विश्लेषणात्मक शाखा में कि हर विधि क्रिएट की जाती है और संहिताबद्ध होती है और रिटन होती है, उसके उलट उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप इसमें ये कहा गया, ये जो विचारधारा सामने आई, इसमें ये कहा गया कि विधि संहिताबद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल, अकॉर्डिंग टू दिस विचारधारा, ये कहते हैं कि विधि का विकास क्रिएट करने से नहीं होता, विधि का विकास आवश्यकताओं से होता है। जो नीड्स होती हैं लोगों की, जो ज़रूरतें होती हैं लोगों की, उनसे विधि का विकास होता है। ये क्रिएट नहीं की जा सकती, इसको कोई संहिताबद्ध नहीं किया जा सकता। तो लोगों की आवश्यकताओं से जब विधि विकसित होती है, तो जो ये विचारधारा है, इसका नाम हमने जो दिया वो है ऐतिहासिक शाखा। तो सुनिए इसके मेन पॉइंट्स, इसमें अकॉर्डिंग टू दिस हिस्टोरिकल शाखा, हिस्टोरिकल स्कूल, मेन पॉइंट्स इसमें क्या कहे जाते हैं, इसके सेलिएंट फीचर्स। एक तरीके से ये जो विचारधारा है ऐतिहासिक शाखा, ये कहती है कि ये सिद्धांत ऐतिहासिक शाखा का ये कहता है कि विधि का जो अध्ययन है वो रीति रिवाजों, धार्मिक परंपराओं और लोकाचार आदि से, मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? वो कहते हैं विधि का जो हम स्टडी करेंगे, द स्टडी ऑफ लॉ, किस पर बेस होनी चाहिए? बेस्ड ऑन कस्टम्स, जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं, जो कस्टम्स चले आ रहे हैं, प्रथाएं चली आ रही हैं, उन पर बेस्ड होनी चाहिए। विधि का जो स्टडी है हमारी, वो कस्टम्स पर बेस्ड होनी चाहिए। और किस पर बेस्ड होनी चाहिए? रिलीजियस बिहेवियर, जो लोगों का धार्मिक लोकाचार है, धार्मिक रीति रिवाज हैं, जो लोगों के रिचुअल्स हैं, उन पर बेस्ड होनी चाहिए। और ह्यूमन बिहेवियर पर बेस्ड होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस हिस्टोरिकल थियोरी या ऐतिहासिक विचारधारा के अनुसार। और इसमें क्या पॉइंट होता है मेन? ये कहते हैं कि विधियों का जो विकास हुआ है, विधि का जो डेवलपमेंट हुआ है, वो ग्रेजुअली हुआ है। वो कोई एकदम से ऐसे नहीं हुआ कि आज सॉवरन ने अपनी इच्छा व्यक्त की और वो लिख दी तो विधि बन गई, ऐसे नहीं होता है। ये लोग कहते हैं, ये लोग मानते हैं, ऐतिहासिक शाखा के जो फॉलोअर्स हैं वो ये कहते हैं कि विधियों का विकास क्रमिक एक विकास है। क्रमिक का विकास मतलब क्रम से, क्रम से भाई स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप को आप कहेंगे कि ये ग्रेजुअली इसका विकास हुआ है, ये एकदम से नहीं हुआ है, ग्रेजुअली धीरे धीरे इसका विकास हुआ है। और ये क्या कहते हैं कि ये जो थियरी है, ये पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ती है। पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ती है का मतलब है कि ये आज जो विधि बनी है, ये आज अभी नहीं बन गई है या अभी क्रिएट की सॉवरन ने और ये हो गई, नहीं, ऐसा नहीं होता। इन्होंने पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ा है। इन्होंने कहा कि विधि धीरे 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 पीछे से आ रही है। जो ये आज हमें विधि दिख रही है, ये आज क्रिएट नहीं हुई है, आज नहीं बनी है, ये पीछे से चली आ रही है। तो इन्होंने, इस थियरी ने पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ा है। और ये कहते हैं कि इसको, इस विधि को, इस लॉ को एक जनरेशन ने दूसरी जनरेशन से अडॉप्ट किया है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ये विरासत में मिली है, पीछे से आ रही है और धीरे धीरे ये हमें विरासत में मिली है, अकॉर्डिंग टू दिस विचारधारा, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल स्कूल। और ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि सॉरी, अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल, ये कहते हैं कि लॉ इज पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नॉट यूनिवर्सल। इसका मतलब हुआ कि जो विधि है वो
पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है का मतलब है कि एक विशिष्टतया सीमित है ये कोई सार्वभौमिक नहीं है। सार्वभौमिक का मतलब ये सभी पर एक ही विधि लागू नहीं हो सकती। मतलब ये कहते हैं कि ये पर्टिकुलर है, मतलब हर जगह के लोगों के लिए ये अलग होती है। थोड़े से लोग जैसे पहले कस्बे या गांव होते थे, तो ये अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो लॉ होता है, जो विधि है, वो पर्टिकुलर होती है। वो एक जगह के लोगों के लिए अलग है और दूसरी जगह के लोगों के लिए अलग अलग है। ये यूनिवर्सल नहीं हो सकती, ये सार्वभौमिक नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल स्कूल। और अभी मैं और डिटेल में अभी बताऊंगी, आप इसके पॉइंट्स नोट कीजिए ये क्या कहते हैं। और ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो इसका डेवलपमेंट हुआ है वो लो स्पीड से हुआ है। विधि का जो विकास हुआ है वो बहुत सीमित गति से हुआ है, बहुत लो स्पीड से हुआ है। जैसे एक एक भाषा का विकास होता है, जैसे जो लैंग्वेज होती है वो धीरे धीरे डेवलप होती है, वैसे ही विधि का विकास लो स्पीड से होता है अकॉर्डिंग टू दिस दिस स्कूल। और ये क्या कहते हैं, इनका मेन पॉइंट जो है कि ये कहते हैं कि लॉ हैज़ बीन फाउंड नॉट क्रिएट। ये कहते हैं कि लॉ या विधि किसी जगह पर पाई जाती है, ये बनाई नहीं जाती। जैसे कि बनाई जाने का मतलब है कि क्रिएट नहीं की जाती है। जैसे पहले हमने जो विश्लेषणात्मक शाखा देखी उसमें ये कहा जाता, उसके अकॉर्डिंग लॉ को क्रिएट किया जाता है। जैसे ये सॉवरन का कमांड होता है और उसको रिटन, मतलब उसको कॉडिफाई कर दिया जाता है और ये क्रिएट हो जाती है। बट हिस्टोरिकल स्कूल के अकॉर्डिंग ये क्रिएट नहीं होती, लॉ हैज़ बिन फाउंड, ये पाई जाती है। इसको आप कहेंगे कि विधि पाई जाती है, बनाई नहीं जाती, क्रिएट नहीं की जा सकती। पाई जाती है का मतलब क्या हुआ? पाई जाती का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई सोसाइटी डेवलप होती है तो उसमें धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों की नीड्स होती हैं, जैसे जैसे लोगों की फीलिंग्स होती हैं, उनको उनको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस तरीके की नियम, उस तरीके के रूल्स सोसाइटी में बनने लगते हैं और वो क्रिएट नहीं किए जाते, वो बन जाते हैं अपने आप ही और उस सोसाइटी में वो पाए जाते हैं। वो क्रिएट नहीं किए जाते, उनको बनाया नहीं जाता, वो पाए जाते हैं वहाँ पर। अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग रूल्स बन जाते हैं हर सोसाइटी में। तो ये इसमें कहा जाता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि ये लॉ विधि जो है ये पाई जाती है, बनाई नहीं जाती। लॉ हैज़ बीन फाउंड बट नॉट क्रिएट। और ये क्या कहते हैं कि देयर इज़ नो पेनल्टी, इसमें शास्ति नहीं है। जैसे विश्लेषणात्मक शाखा में हमने देखा था कि ये कमांड थी एक सॉवरन की, संप्रभु का एक आदेश था जिसके पीछे जो कि ऑब्लिगेटरी था, जिसको आपको मानना पड़ना था, और अगर आप उसको फॉलो नहीं करते तो उसके पीछे शास्ति थी, उसके पीछे पेनल्टी थी। बट यहाँ अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल स्कूल देयर इज़ नो पेनल्टी, इसमें कोई शास्ति नहीं है, इसमें कोई दंड नहीं है, इसमें देयर इज़ नो पेनल्टी। और ये क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस हिस्टोरिकल स्कूल, ये कहते हैं कि इसका जो सोर्स है, मैंने अभी जैसे कहा, संप्रभु नहीं है, इसका स्रोत जो है वो सॉवरन या संप्रभु नहीं है। तो फिर जब इसका स्रोत संप्रभु नहीं है तो फिर इसका स्रोत कहाँ है? विधि कहाँ से आ रही है? अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल ये कह रहे हैं कि ये लोगों की अंतर चेतना से आ रही है, लोगों की नीड से आ रही है। अंतर चेतना लोगों की फीलिंग से, लोगों की ये कहते हैं कि सोर्स इसका नॉट सॉवरन बट कॉमन फीलिंग ऑफ कॉमन मैन। जो आम लोग होते हैं समाज के, उनकी कॉमन फीलिंग से आ रही है, उनकी ज़रूरतों से, उनकी इच्छाओं से विधि बन रही है, जो हम अभी डिटेल में वो चीज़ पढ़ेंगे। तो और ये क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल हिस्टोरिकल, ये कहते हैं कि ये स्कूल प्रथा को अधिक महत्व नहीं देता, विधायन को ये स्कूल प्रथा को या जो कस्टम्स हैं उनको ज़्यादा महत्व देता है, पूरा महत्व देता है कि इसी से लॉ डेवलप हुआ है, और ये विधायन को महत्व नहीं देता है, मतलब ये क्रिएट नहीं किया गया अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल। और ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो लॉ है उसका ओरिजिन, उसकी उत्पत्ति पहले हुई और स्टेट की बाद में।
ये कह रहे हैं कि स्टेट बाद में आया, विधि तो पहले से ही थी समाज में। इसका मतलब है कि जैसे स्टेट कैसे क्रिएट होता है, जैसे एक टेरिटरी होती है, वहाँ पे पॉपुलेशन होती है, वहाँ पे फिर एक आपका गवर्नमेंट सरकार होती है, गवर्नमेंट आती है, तो एक स्टेट क्रिएट हो जाता है, एक राज्य बन जाता है। बट ये लोग कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि समाज में विधि पहले से ही विद्यमान थी, स्टेट बाद में आया, राज्य बाद में क्रिएट हुआ। तो ये थोड़े पॉइंट्स थे जिससे आप समझ पाए कि हिस्टोरिकल स्कूल क्या है और वो क्या विधि की परिभाषा देता है। अब इसमें हम, जैसे हमने पहले जर्मी बेंथम का एक उसका सिद्धांत उसका देखा था, यूटिलिटेरियन जो उसका उपयोगितावाद उसका सिद्धांत देखा था, वैसे ही हम यहाँ पर जो बहुत इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट इनफैक्ट हिस्टोरिकल स्कूल के ज्यूरिस्ट हैं, कार्ल फ्रेडरिक वैन सेवेनी को देखेंगे। कार्ल फ्रेडरिक, कार्ल KARL, कार्ल फ्रेडरिक FREDRICK, फ्रेडरिक वैन VAN, वैन सेवेनी, SAVIGNY, जी साइलेंट है इसमें, सेवेनी बोलेंगे इसको। कार्ल फ्रेडरिक वैन सेवेनी, इनके हिस्टोरिकल स्कूल के, जिन्होंने हिस्टोरिकल स्कूल को एडवोकेट किया, या जिसने जो बहुत इम्पॉर्टेंट इसके ज्यूरिस्ट, एक विधि शास्त्री हैं। इनका टाइम पीरियड देखिए, 1779 से 1861, 1861 इनका टाइम पीरियड था। इन्होंने एक जो सिद्धांत दिया, एक जो थ्योरी दी, उसको नाम दिया गया वोकजीस्ट का। वोकजीस्ट लिखिए स्पेलिंग VOLK, जी इसमें भी L साइलेंट होगा, वोकजीस्ट VOLK GEIST, जो बहुत इम्पॉर्टेंट आपका एक थ्योरी है बाय कार्ल फ्रेडरिक वैन सेवेनी, सेवेनी की एक थ्योरी है वोकजीस्ट की, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे अंतर चेतना का सिद्धांत। तो अकॉर्डिंग टू सेवेनी ने कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं किया कि वो कहता था कि विधि जो है, जो लॉ है, वो विधायन के मनमाने कार्य की प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। मनमाने कार्य का मतलब क्या हुआ, प्रतिफल नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि जैसे मैं सॉवरन हूँ और मेरा मेरा मन किया तो मैंने ये लॉ बना दिया, मेरा मन किया, मेरी इच्छा से मैंने कमांड दी, मैंने अपनी एक इच्छा से अपना एक आदेश दिया और वो कानून बन गया। तो अकॉर्डिंग टू सेवेनी ऐसा नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि विधि विधायन के मनमाने कार्य का प्रतिफल नहीं हो सकती, कि आप किसी भी बात को जो आपको ठीक लग रही है आप उसको क्रिएट कर दें, उसको बना दें और वो कानून बन जाए सबके लिए। वो ऐसा नहीं मानते। वो कहते हैं कि जो विधि है वो लोगों की संस्कृति का एक अंग है, संस्कृति का एक अंग है, कि दिस इज अ पार्ट ऑफ कॉमन कल्चर। जो लॉ है वो एक अंग है, एक पार्ट है कॉमन कल्चर का, जो आम लोगों का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उसका एक अंग होता है विधि। वो कोई भी एक इंसान जो सॉवरन है, जो राजा है, वो अपनी इच्छा से उसको नहीं बना सकता। ये आम लोगों की संस्कृति का एक अंग है विधि। तो वो यूं ही कोई एक इंसान या कोई राजा या कोई सॉवरन नहीं बना सकता। अकॉर्डिंग टू सेवेनी वो कहते हैं विधि का जो डेवलपमेंट है, जो लॉ का डेवलपमेंट है, वो लोगों की इच्छा से होता है। जो डिज़ायर्स हैं लोगों की, जो लोगों की नीड्स हैं, जो लोगों की ज़रूरतें हैं, या उनकी इच्छा है, या जो उनकी अंतर चेतना जिसको उसने बोला, उससे होता है। ये किसी राजा के की कमांड से नहीं हो सकता। सुनिए, वो कहते हैं कि वो यही वोकजीस्ट है। इसी को उन्होंने कि लोगों की अंतर चेतना को, लोगों की इच्छा को, जो लोगों की फीलिंग्स हैं, उससे कहा गया वोकजीस्ट। लोगों की अंतर चेतना, आम लोगों की अंतर चेतना, जो आम लोग समाज के होते हैं, राजा नहीं, जो आम लोग होते हैं, उनकी इच्छा को उन्होंने अंतर चेतना बोला और कहा कि विधि लोगों की अंतर चेतना है, लोगों की अंतर चेतना से ही विधि बनती है। तो सुनिए, वो कहते हैं कि विधि का निर्माण नहीं होता, वो क्रिएट नहीं की जा सकती, और सिर्फ उसका डेवलपमेंट होता है लोगों की अंतर चेतना से, लोगों की इच्छाओं से, लोगों की ज़रूरतों से, उनकी आवश्यकताओं से इसका विकास होता है। लॉ सोसाइटी के साथ साथ कंटिन्यूसली डेवलप होती है। ये किसी से बनाए, कोई बना नहीं सकता इसको, और ये धीरे धीरे अपने आप लोगों की
ज़रूरतों के साथ डेवलप होती जाती है, कंटिन्यूसली इसका डेवलपमेंट चलता रहता है और ये स्टेबिलिटी इसमें नहीं आती, निरंतरता के साथ इसका विकास चलता रहता है। ये कहते हैं कि लोगों की चाल ढाल, रीति रिवाज और भाषा के साथ साथ इसका एक विशिष्ट रूप रहा है। विशिष्ट रूप का वही बात कि मैंने जो कहा कि ये पर्टिकुलर होती है, ये सार्वभौमिक, ये यूनिवर्सल नहीं हो सकती। ये कहते हैं कि एक जगह के लोगों की ज़रूरतें या उनकी फीलिंग्स अलग हैं और दूसरे जगह के लोगों की फीलिंग्स और ज़रूरतें अलग हैं। तो जो लॉ है वो एक जगह के विशिष्ट पर्टिकुलर जगह के लोगों की अंतर चेतना या उनकी इच्छाओं से डेवलप होती है। दूसरे जगह के लोगों की इच्छाएं या दूसरे जगह के लोगों की जो ज़रूरतें आवश्यकताएं हैं वो अलग होंगी। जैसे आज मैं राजस्थान में रह रही हूँ तो यहाँ पे गर्मी होती है, तो मुझे अपने घर को बनाने के लिए जो रूफ होती है, हमारी छत होती है, वो सीधी होती है, वो ऐसी नहीं होती, मतलब वो स्लोप वाली है, वो हट शेप में नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे यहाँ पे गर्मी होती है, हमारे यहाँ पे कोई ज़्यादा बरसात नहीं होती और हमें यहाँ पे स्नोफॉल नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो हमें हट शेप में छत को बनाने की हमारी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हट शेप में घर को बनाने की, छत को बनाने की ज़रूरत कहाँ पे होगी? जहाँ पे बहुत स्नोफॉल होता होगा या जहाँ पर बारिश बहुत होती होगी, तो उन लोगों को, या फिर यहाँ पर हमारी ज़रूरतें अलग तरीके के खाने की हैं, या हमारे यहाँ पे जो सोर्सेज हैं यहाँ पर अलग तरीके की क्रॉप होती है, तो हमारी ज़रूरतें, हमारी आवश्यकताएं अलग हैं, तो यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग विधि बनेगी, विधि डेवलप होगी, लॉ डेवलप होगा। और दूसरी जगह पर जहाँ पर अलग तरीके का एटमॉस्फेयर है या अलग तरीके की ज़रूरतें या नीड्स हैं लोगों की, वहाँ अलग तरीके का लॉ डेवलप होगा। तो ये अकॉर्डिंग टू सेवेनी वो कहते हैं वोक जीस्ट क्या है? लोगों की अंतर चेतना, लोगों की इच्छाएं, लोगों की भावनाएं, लोगों की आवश्यकताएं, और उसी से विधि डेवलप होती है, ना कि ये क्रिएट होती है एक इंसान के द्वारा। तो सुनिए ये क्या कहते हैं, वोक जीस्ट क्या है अकॉर्डिंग टू सेवेनी। लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ डिजायर्स ऑफ, किसकी डिजायर्स? द पहला नंबर, लॉ इज एक्सप्रेशन है, लॉ एक अभिव्यक्ति है, किसकी? किसकी डिजायर्स है वो? लॉ इज एक्सप्रेशन ऑफ डिजायर्स एंड इंटरनल नीड्स एंड फीलिंग्स। जो इंटरनल नीड्स एंड फीलिंग्स है हमारी वो, या फिर हमारी जो डिज़ायर्स है, हमारी इच्छाएं हैं, वो उसका एक्सप्रेशन है। और किसका एक्सप्रेशन है? कस्टम एंड लॉजिक ऑफ कॉमन पर्सन्स। कस्टम्स जो हमारे रीति रिवाज हैं, प्रथाएं हैं, उनके, किनके रीति रिवाज? कॉमन पर्सन्स के, आम लोगों के। और कॉमन पर्सन्स कहाँ के? पर्टिकुलर टेरिटरी, एक निश्चित क्षेत्र के आम लोगों की डिज़ायर्स हैं ये, इच्छाएं हैं ये, और इंटरनल नीड्स हैं ये, आंतरिक ज़रूरतें हैं ये, फीलिंग्स हैं ये, भावनाएं हैं उनकी, और कस्टम्स एंड लॉजिक है उनके, उनके तर्क और उनके रीति रिवाज हैं। किन लोगों के? आम लोगों के। कहाँ के लोगों के? पर्टिकुलर जगह के। तो ये सुनिए, और ये क्या कहते हैं, वो आई थिंक वो चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि ये पर्टिकुलर एक निश्चित स्थान के आम लोगों की ज़रूरतें और इच्छाएं हैं। दिस इज़ कॉल्ड अंतर चेतना का सिद्धांत बाय सेवेनी। सेवेनी के द्वारा जो वोक जीस्ट थ्योरी दी गई, तो इसको मैं बहुत कम शब्दों में अगर बताऊंगी तो वोक जीस्ट क्या है? वोक जीस्ट है, वो कहता है, वोकजिस्ट कहता है, अंतर चेतना का सिद्धांत क्या कहता है कि सोर्स ऑफ लॉ इज कॉमन डिजायर ऑफ कॉमन मैन। वो कहता है कि विधि का स्रोत सामान्य लोक चेतना है, लोगों की अंतर चेतना है। और ये क्या कहता है? नंबर 2, ये कहते हैं कि इट्स पर्टिकुलर नॉट यूनिवर्सल लाइक लैंग्वेज। ये कहते हैं जैसे एक पर्टिकुलर जगह की जो लैंग्वेज या भाषा पर्टिकुलर होती है, अलग तरीके की होती है, वैसे ही जो डेवलपमेंट, जो लॉ है वो भी सार्वभौमिक नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है। यह भाषा की भांति लोगों के साथ और समय के साथ बदलता रहता है, बदलती रहती है विधि भी। और ये क्या कहते हैं? नंबर 3 एंड लास्ट, इट्स नॉट ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिएशन। ये जो है विधि जो है ये निर्मित नहीं होती, ये क्रिएट नहीं की जा सकती, जो मैंने आपको पहले भी समझाया है। तो दिस इज ऑल अबाउट वोक जीस्ट बाय आपका सेवेनी। अब
जो सेवेनी ने ये जो वोकजीज का सिद्धांत दिया, इसमें कुछ लूप होल्स हैं, इसमें कुछ कमियां हैं, और इसका क्रिटिसिज्म आता है कि इसमें क्या कमियां हैं, इसका क्रिटिसिज्म बताइए या इसकी आलोचना क्या हो सकती है। तो वो भी मैं आपको जल्दी से बताती हूँ कि इसमें क्या लूप होल्स हैं या क्या इसमें कमी है। तो फर्स्ट जो इसमें कमी बताई जाती है, वो कहते हैं कि इन्होंने ये तो बता दिया कि विधि का आधार लोक चेतना है, विधि का आधार वो चीज़ है, लोगों की भावनाएं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि लोक चेतना का निर्माण कैसे होगा, कि लोक चेतना कैसे क्रिएट होती है। इन्होंने इस बारे में कुछ भी बताया नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, इनकी जो थ्योरी है, इनका जो सिद्धांत है, उसमें इनकंसिस्टेंसी है। इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है असंगतता। असंगतता का मतलब भी ये होता है, क्या बताऊँ आपको, कैसे बताऊँ, कि असंगतता होती है जैसे एक जगह पर इन्होंने कुछ कहा है और इन्होंने ही दूसरी जगह पर कुछ कह दिया, तो मतलब इनकंसिस्टेंसी है, असंगत तरीके से इन्होंने एक जगह पर कुछ कहा, एक जगह पर दूसरी जगह पर कुछ कह दिया। तो ये सुनिए, ऑन द वन हैंड ही सेड द ओरिजिन ऑफ लॉ इज इन पॉपुलर कॉन्शियसनेस। उन्होंने कहा कि एक जगह पर तो ये कहते हैं कि विधि जो है वो लोक चेतना में, आम लोगों की चेतना में, आम लोगों की इच्छाएं या ज़रूरतों में है। ऑन द वन हैंड ही सेड द ओरिजिन ऑफ लॉ इज इन popular consciousness, and on the other hand some of the principles of Roman law वर ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन। और दूसरी जगह ये कहते हैं कि रोमन लॉ जो है, रोमन जो विधि है, उसमें कई जो सिद्धांत हैं वो विश्वव्यापी हैं, वो यूनिवर्सल हैं। तो एक जगह पर वो कहते हैं कि ये पर्टिकुलर होती है, विश्वव्यापी नहीं हो सकती, और दूसरी जगह पर रोमन लॉ के कुछ सिद्धांतों को इन्होंने विश्वव्यापी या यूनिवर्सल भी कहा है। तो इनकंसिस्टेंसी है इनकी सिद्धांत में। और ये क्या कहते हैं कि ये कहते हैं, मतलब इसकी जो क्रिटिसिज्म किया जाता है, ये किया जाता है कि ये लोक चेतना को इन्होंने विधि का या लॉ का एक एक्सक्लूसिव सोर्स कह दिया। मतलब एक्सक्लूसिव का मतलब कि एक अकेला सोर्स यही है, वोकजिस्ट ही है जिससे विधि बनती है। इन्होंने वोकजिस्ट नॉट द एक्सक्लूसिव सोर्स ऑफ लॉ, ये कहते हैं कि जो वोकजिस्ट है सिर्फ उसी से विधि का निर्माण होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। विधि के निर्माण में कभी कभी ऐसा होता है कि जो आम लोगों की चेतना है उसी से विधि निर्माण हो, ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी जो लोकल लोग हैं उनके अलावा जो फॉरेन, जो आप सुनिए, ज़रूरी नहीं कि लोक चेतना ही सारी विधि का स्रोत हो। कभी कभी कोई विदेशी विधिक प्रणाली भी सफलतापूर्वक दूसरे देश में पैठ बना लेती है। जैसे कोई बाहर की, फॉरेन की या बाहर के देश की जो विधि व्यवस्था होती है, वो भी हमारे यहाँ पर कभी कभी एक बहुत अच्छा प्रभाव रखती है। और या फिर कभी कभी ये हो जाता है कि कोई अकेला व्यक्ति भी, एक इंडिविजुअल अकेला भी क्या करता है, कभी कभी कोई अकेला व्यक्ति भी किसी विधि प्रणाली को बहुत प्रभावित कर सकता है, तो जिसे किसी भी प्रकार से लोक चेतना का प्रतिनिधि नहीं कहा जा सकता। कि अगर अकेले व्यक्ति की इच्छा अगर सबको बहुत अच्छी लग रही है तो उसे लोक चेतना नहीं कहा जा सकता। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जिसे किसी भी प्रकार लोक चेतना का प्रतिनिधि नहीं कहा जा सकता, तो कई लॉज ऐसे होते हैं, कई विधियां ऐसी भी हो सकती हैं जिनका संबंध कभी लोक चेतना से ना भी रहे, कि बहुत सारे लोगों की बहुत सारी जो अंतर चेतना है उससे ना भी बने, किसी एक व्यक्ति से की अंतर चेतना की या इच्छा से भी कोई अच्छी विधि बन सकती है। तो एक वोकजिस्ट को ही एक एक्सक्लूसिव सोर्स बता देना लॉ का, ये उनकी एक कमी कही जाती है। और क्या कहा जाता है, इनकी कमी जो क्रिटिसिज्म किया जाता है वोकजिस्ट थ्योरी का, वो कहते हैं कि कस्टम नॉट ओनली बेस्ड ऑन पॉपुलर कॉन्शियसनेस। कभी कभी क्या होता है, जो कस्टम्स हैं या जो लोगों की जो चेतना से उठे बने हुए जो कस्टम्स होते हैं, वो ज़रूरी नहीं होते कि वो हमेशा ही अच्छे हों। कभी कभी क्या होता है कि सम कस्टम्स केम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर कन्वीनियंस ऑफ पावरफुल माइनॉरिटी। कभी कभी क्या होता है, जो पावरफुल माइनॉरिटीज़ होते हैं, जैसे एक समाज में बहुत कम लोग ऐसे जो पावर में होते हैं, वो बहुत कम लोग भी हो सकते हैं, और उनकी इच्छा से भी कभी कभी ऐसे प्रथाएं उसमें आ जाती हैं, लोक चेतना में, मतलब सोसाइटी में आ जाती हैं। जैसे दास प्रथा जिसको कहते थे, स्लेवरी सिस्टम जिसको कहते हैं, कि स्लेवरी सिस्टम पहले होता था, वो कभी भी सही नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ पावरफुल माइनॉरिटीज़ उसको
समाज में चलाती थी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि कस्टम्स हमेशा ही कॉमन कॉन्शियसनेस पर बेस्ड होते हैं। कभी कभी बहुत पावरफुल माइनॉरिटी भी उसको समाज में चला देती हैं, तो वो सही नहीं कहा जा सकता। और उन्होंने क्या किया, ही नंबर 5 बता रही हूँ आपको इनका क्रिटिसिज्म, ही इग्नोर्ड अदर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस लॉ। कभी कभी दूसरे फैक्टर्स या दूसरी चीज़ें भी लॉ को इन्फ्लुएंस कर देती हैं या लॉ को प्रभावित करती हैं, जिनको उन्होंने पूरी तरह से इग्नोर किया है। जैसे उन्होंने न्यायाधीशों के सृजनात्मक कार्यों को, क्रिएटिव फंक्शन ऑफ जजेस, कभी कभी जजेस अपना जब जजमेंट देते हैं तो वो बहुत क्रिएटिविटी के साथ कुछ बोलते हैं या कहते हैं, ऑन रिकॉर्ड होता है उनका, तो उससे उन्होंने इग्नोर किया है, वो भी बहुत गलत है। और उन्होंने क्या किया है, विधि शास्त्रियों के योगदानों को भी उन्होंने प्रमुखता नहीं दी है, उन्होंने सिर्फ लोक चेतना को ही इम्पोर्टेंस दी है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ज्यूरिस्ट्स वर ऑल्सो टेकन वेरी लाइटली, जो भी गलत कहा जाता है। उनका क्रिटिसिज्म इस बारे में भी किया जाता है। और उनका एक बात के लिए और आलोचना की जाती है कि उन्होंने ज्यूरिस्टिक पेसिमिज्म को बढ़ावा दिया है, न्याय शास्त्रीय निराशावाद को उन्होंने बढ़ावा दिया है। इसके उनके अनुसार विधान जो है लोक चेतना के अनुरूप होना चाहिए, मतलब जो लोगों की इच्छा है उन्हीं के अनुरूप होना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी समाज के लोग जो होते हैं वो किसी गलत चीज़ को भी पसंद करने लगते हैं। तो ये कह रहे हैं कि उनके अनुसार विधिक लोक चेतना के अनुरूप, जो विधि है वो लोक चेतना के अनुरूप ही होनी चाहिए। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, हमेशा इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी बुराई को विधि में सिर्फ इसलिए हम लोग वैलिड या सही नहीं मान सकते क्योंकि वो लोग, जो समाज के जो लोग हैं उसके आदी हो गए हैं या उसके हैबिचुअल हो गए हैं। अगर किसी समाज के लोग किसी गलत चीज़ के हैबिचुअल हो जाएं तो हम उसे सही नहीं मान सकते। तो हमेशा ही लोक चेतना सही हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो जो लोक चेतना है वो भी उसको एग्जामिन करना चाहिए कि वो सही है या नहीं। तो हमेशा यही कहना कि लोक चेतना ही विधि का स्रोत है, सही नहीं कहा जा सकता। तो दिस इज़ ऑल अबाउट वोक चीज़ थ्योरी बाय कार्ल फ्रेडरिक वैन सेवेनी। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।